Hello everyone, let's continue with the next access method, that is Aloha. Okay, so Aloha, that is two types, one is pure Aloha, another one is the slotted Aloha. Okay, so Aloha is two types, one is pure Aloha, another one is the slotted Aloha. So it is used for the wireless network for short distance in जापान. जापान में इसको यूज़ किया गया था शॉर्ट डिस्टेंस नेटवर्क के लिए, इसको यूज़ किया गया था और कैसा था, वायरलेस टाइप का नेटवर्क था. Any station that can transmit anytime, in this case any station can transmit anytime, no carrier sensing, right? So here there is no carrier sensing. Next thing, collision is possible or not? Yes, collision is possible. Next, acknowledgement is there or not? Yes, uh, acknowledgement is there. Acknowledgement is there means नो नीड ऑफ कोलिजन डिटेक्शन. तो यहाँ पे कोलिजन डिटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी बिकॉज एक्नोलेजमेंट यहाँ पे होती है, राइट. नेक्स्ट थिंग, फॉर रीट्रांसमिशन बैक ऑफ एल्गोरिदम इज अप्लाइड. सो बैक ऑफ एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं रीट्रांसमिशन पर्पज से. ओके, सो दीज पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? ओके, फाइन. Now let's see the pure Aloha. How pure Aloha works. Let's see. So this is what a time slot, and this is what a TT time slots means. It's a time slot. Time is what a TT, and in this time slot, if no one is transmitting, there is no chance of collision, right? But यहाँ पे किसी ने क्या कर दिया, पहले ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर रखा था और एक टाइम के बाद में ये दोनों क्या हो सकते हैं, कोलाइड हो सकते हैं. तो ये क्या रहेगा, इसका कोलिजन होने का चांस रहेगा. या फिर जैसे ही इसने ट्रांसमिट किया उसके कुछ टाइम बाद इसने ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी कोलिजन की, राइट. तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये टीटी टाइम हो गया, और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक टीटी टाइम्स हो जाएगा. तो लगभग क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 टीटी टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा. दैट इज नोन एज वनरेबल टाइम. वनरेबल टाइम का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा टाइम जिसमें कोलिजन की पॉसिबिलिटी रहेगी, राइट. कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, उस टाइम को क्या कहते हैं, वनरेबल टाइम बोलते हैं. तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे पॉसिबिलिटी रहेगी क्या होने की, कोलिजन होने की. इज इट क्लियर टू ऑल? यस, यहाँ तक का पोर्शन क्लियर है. सो यहाँ पे वनरेबल टाइम जो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी 2 टी. ओके, next thing is the, okay, so next thing is the efficiency in case of slotted this pure Aloha, that is g into e power minus 2g, g into e power minus 2g, that is the formula for efficiency, right. Where g is what, g is the channel load. G क्या होता है, that is the channel load, or we can say number of station that want to transmit in TT time slot, राइट. टीटी टाइम स्लॉट्स में कितने स्टेशन क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो कौन बताएगा, जी. अब जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. डिफ्रेंशिएट द एफिशिएंसी डिवाइड बाय डी ऑफ जी, राइट. डी ऑफ एफिशिएंसी, डी ऑफ एफिशिएंसी डिवाइड बाय डी ऑफ जी.
and we'll put equal to 0 and we will find out the result of this one and we'll get the value of g as 1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिफ्रेंशिएट करके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी g की 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि इन टी टी टाइम स्लॉट है, इन टी टी टाइम स्लॉट 2 टी टाइम स्लॉट है, 1 स्टेशन कैन ट्रांसमिट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2 टी टाइम स्लॉट है इसमें सिर्फ एक स्टेशन ही क्या करे, ट्रांसमिट करेगा। अगर इस 2 टी टाइम स्लॉट में 2 स्टेशन ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होगी, देर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन, तो वहाँ पे कॉलिजन होने के चांस रहेंगे। ओके, तो ये स्टोरी समझ आ गई। एक बार कंफर्म करना यहाँ तक समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट थिंग, एफिशिएंसी ऑफ मैक्स। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होगी जब, जस्ट अ मिनट, जब g की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, राइट। तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी, 1/2 जब होगी तब मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी रहेगी। तो क्या कहेंगे इसको, 1/2 इंटू e⁻⁻1। इसमें पुट कर दिया हमने g की वैल्यू को, g की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू e⁻⁻1। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एफिशिएंसी मैक्सिमम क्या आ जाएगी, दैट विल बी 0.184। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 0.184 इन केस ऑफ प्योर अलोहा। सो एफिशिएंसी मैक्स दैट इज इक्वल टू 0.184, राइट। और परसेंटेज निकालें तो क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी परसेंटेज दैट इज 18.4%। तो ये स्टोरी है प्योर अलोहा के बारे में। नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, fine. Now let's see the next one, that is the slotted aloha. So next one is slotted aloha. So what will happen in case of slotted aloha? In slotted aloha, it is divided into time slots, right? So time slots में divide होता है, और टी टाइम स्लॉट्स में अगर एक ही स्टेशन ट्रांसमिट करेगा तो क्या होगा, देर इज़ नो चांस ऑफ कॉलिजन। अगर इस टाइम स्लॉट में सिर्फ एक ही पर्सन क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो उस केस में क्या नहीं होगा, कोई चांस नहीं रहेगा कॉलिजन होने का। बट अगर इसी में 2 पर्सन, इसी टाइम स्लॉट में 2 पर्सन अगर क्या कर दे, ट्रांसमिट कर दे, तो क्या होगा, देर विल बी द चांस ऑफ कॉलिजन, राइट। तो वनडेबल टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, टी टाइम स्लॉट्स में सिर्फ एक स्टेशन क्या करना चाहिए, ट्रांसमिट करना चाहिए, दूसरा करेगा तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा, राइट। तो जब ये ट्रांसमिट कर रहा है टी टाइम स्लॉट में और दूसरा स्टेशन कर देगा, फिर क्या होगा, वनडेबल टाइम हो जाएगा, कोलिजन हो सकता है, राइट। तो इस केस में क्या होता है, जब यहाँ पे ये ट्रांसमिशन हो रहा है तो वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम स्लॉट्स में क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट टाइम स्लॉट में भी कोई ट्रांसमिट कर रहा है तो फर्दर वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम स्लॉट में क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। ओके, सो इस मैनर में क्या रहेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो वनरेबल टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांसमिशन टाइम, दैट इज टी। ओके, नाउ वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी। सो हियर एफिशिएंसी इज व्हाट, जी इंटू e⁻⁻g। ठीक है, वहाँ पे क्या था, -2g था, यहाँ पे क्या रहेगा, -g। और अब क्या करना है, इसको d ऑफ एफिशिएंसी डिवाइड बाय d ऑफ
g विच इज इक्वल टू जीरो, राइट, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, और जब डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g इक्वल टू 1। तो यहाँ पे g की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। अब जब g की वैल्यू 1 होगी, यानी कि चैनल लोड होता है, g क्या है, चैनल लोड, नंबर ऑफ स्टेशन दैट वांट टू ट्रांसमिट इन टी टाइम स्लॉट्स, राइट। तो एक ही स्टेशन क्या कर सकता है, टी टाइम स्लॉट में ट्रांसमिट कर सकता है, तभी क्या आएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। तो एफिशिएंसी मैक्सिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे जी की जगह पे 1। तो जी की जगह पे क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, 1 इंटू ई पावर माइनस 1, तो ये 1/e आ जाएगा। और ई की वैल्यू होती है, आप सर्च मार के देखना, ई की वैल्यू गूगल आउट करना, ई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और 1/e आ जाएगा यहाँ पे। अब 1/e को फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.368, तो ये आ जाएगा 0.368। ये क्या है, उसका डबल, जो प्योर अलोहा था उसका क्या आ गया, ये डबल, राइट। सो एफिशिएंसी मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफिशिएंसी मैक्स दैट इज 0.368। और एफिशिएंसी परसेंटेज की बात करें तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी परसेंटेज दैट इज इक्वल टू 36.8%। और थ्रोपुट अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ कर देंगे, उससे आ जाएगी थ्रोपुट। नाउ टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला रहेगा एफिशिएंसी का, और चैनल का लोड मैक्सिमम कितना होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है, फिर एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी आएगी ये इम्पोर्टेंट रहेगा, और थ्रोपुट पूछी जा सकती है, राइट। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हियर। एक ये एफिशिएंसी परसेंटेज कितनी रहेगी स्लोटेड अलोहा के केस में, और एफिशिएंसी मैक्स क्या रहेगी। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, if we talk about the flow control mainly used with receiver point of view, right। तो जो फ्लो कंट्रोल होता है वो मेनली रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है, बट एक्सेस कंट्रोल होता है वो मेनली सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, कि कौन सा सेंडर क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है और लिंक पे एक्सेस रख सकता है ना। तो एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि किसको एक्सेस मिलेगा, तो ये सेंडर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। और फ्लो कंट्रोल में क्या था, फ्लो कंट्रोल में रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो रहा था, कि रिसीवर की स्पीड क्या है उसके अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइजेशन बनाना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द story about the slotted aloha and pure aloha. You can take the screenshot, and this topic is over related to the access control. Okay, so next one is the LAN technology. So LAN technology, this is what Ethernet IEEE 802.3 standard, which was used in 1970-80, right. So in case of LAN technology, access control is CSMA/CD. Access control is CSMA/CD. What about acknowledgement? No acknowledgement required, because there is collision detection, so no acknowledgement required. Next, encoding technique is Manchester encoding is being used.
और एनकोडिंग का मतलब क्या हो गया, बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग द बिट्स इनटू सिग्नल्स. नेक्स्ट, what about the frames? Frames deals on data link layer. Next, data rate. What about the data rate? Data rate that will be 10 megabit per second. If it is 100 megabit per second, it is known as fast Ethernet. Right? If it is a 100 Mbps data rate, then it is known as fast Ethernet. And if it is 1 gigabit per second, then it is gigabit Ethernet. Okay, so LAN technology and this table, the both are clear or not? Okay, fine. सो लैन टेक्नोलॉजी की बात करें तो मेजरली अपने पास दो रहेंगे. वन इज इथरनेट. इथरनेट दैट इज आई ट्रिपल ई 802.3. और दूसरा कौन सा रहेगा? सेकेंड वन इज टोकन रिंग. टोकन रिंग आई ट्रिपल ई 802.5. 802.5. Okay, so mainly these are the two technology used for the LAN. Now let's see the frame format. So here LAN technology, in case of LAN technology, we'll discuss about the frame format of Ethernet, that is IEEE 802.3. ठीक है. सो फ्रेम फॉर्मेट्स की बात करें तो फर्स्टली क्या होगा, वहाँ पे प्रियम्बल रहेगा दैट इज ऑफ 7 बाइट. नेक्स्ट इट विल बी एस एफ डी स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर दैट इज 1 बाइट. आफ्टर दैट डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट and source address that is 6 byte. Or next length is what, this will be the length will take 2 bytes. Length will take 2 bytes. And next data portion will be there, and after that CRC cyclic redundancy check that is of 4 byte. राइट. तो ये फ्रेम का फॉर्मेट रहेगा. और यहाँ से यहाँ तक दिस प्रियम्बल से लेके प्रियम्बल एस एफ डी इन दोनों को मिलाएं तो ये क्या है, दिस इज द हेडर फॉर द फिजिकल लेयर. राइट. सो ये फिजिकल लेयर का हेडर रहेगा. और व्हाट अबाउट दिस वन, दिस डेस्टिनेशन एड्रेस सोर्स एड्रेस प्लस में लेंथ. तो यहाँ तक ये क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये डेटा लिंक लेयर का हेडर रहेगा. यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, डेटा लिंक लेयर का हेडर. और उसके बाद ये वाला क्या है, पेलोड रहेगा. और ये क्या रहेगा, डेटा लिंक लेयर का ट्रेलर. यानी कि सीआरसी वाला जो पोर्शन है ये क्या रहेगा, ट्रेलर फॉर द डेटा लिंक लेयर. ओके. एंड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कैपेसिटी क्या रहेगी, दैट विल बी 64 बाइट. राइट. तो ये क्या है, 64 बाइट मिनिमम फ्रेम लेंथ. फ्रेम की लेंथ रहेगी दैट विल बी मिनिमम excluding this one preamble and SFD. So till this part, is it clear to all?
clear. Okay, fine. Now next thing is preamble. So preamble is what, it is of 7 bytes. 7 byte means it is 56 bits. 8 multiplied by 7, that is 56 bits. So continuously 56 bit will be there in this manner, 10 10 10 and so on 10, right? And it will never match with data. ओके, तो ये पोर्शन डेटा पोर्शन से मैच नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एस एफ डी, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर। स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर का फॉर्मेट क्या रहेगा, 10 10 10 एंड लास्ट में क्या आएगा, 11 आएगा, राइट। सो इनिशियली जो ये था, इनिशियली सिर्फ एस एफ डी था, तो एस एफ डी क्या कर सकता था, ये मैच हो सकता था डेटा के साथ। तो बाद में क्या किया गया, ये 56 बिट का प्रियम्बल और ऐड कर दिया गया ताकि ये डेटा के साथ मैच ना करे, राइट। एंड 11 लास्ट में जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द एस एफ टी, स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर का एंड रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो preamble and SFD, they both are used to start of they are used for the start of frame। मतलब ये बताएगा कि नया फ्रेम स्टार्ट होने वाला है, तो बीच में एक गैप बनाने के लिए ये preamble और SFD डाला जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही ये ओवर हो जाएगा तो पता चलेगा कि अब क्या हो गया है, अब नया फ्रेम स्टार्ट हो चुका है, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर द सिंक्रोनाइजेशन फॉर क्लॉक एट द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे जो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है उसके पर्पज से भी इसका यूज होता है, किसका, प्रियम्बल और एसएफडी का। सो दीज पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट। ओके, फाइन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट source and destination address. Source address, that is of 6 byte, 6 byte, destination also 6 byte, right। so source and destination, that is of 6 byte। 6 byte का मतलब क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 8, इट इज़ 48 बिट। 48 बिट का ये क्या रहेगा, दैट विल बी द मैक एड्रेस। सो 48 बिट का क्या रहेगा, मैक एड्रेस, दैट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस। तो इसको फिजिकल एड्रेस भी बोला जाता है। अब मैक एड्रेस जो रहेगा उसमें उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, 1 2 3 4 4 5 and 6, 6 octets will be there, and address will be like 21 3b 4f 99 72 4b। ओके, सो इस तरह का क्या रहेगा, मैक एड्रेस का फॉर्मेट रहेगा। हेक्साडेसिमल में लिखा गया है ये, और हर एक ऑक्टेट में 8 बिट रहेंगी, राइट। यहाँ पे 8 बिट रहेंगी, राइट। तो ये जो एड्रेस है आपका किस में मिलेगा, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। एंड 6 ऑक्टेट्स में डिवाइड होगा ये। नेक्स्ट, इसमें एड्रेस यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट एड्रेस भी हो सकता है, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी हो सकता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
so if least significant first byte should be 0. यूनिकास्ट का मतलब क्या होना चाहिए? LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बाइट that लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट, जो फर्स्ट बाइट होगी उसकी बिट अगर क्या है 0 है तो वो क्या होगा? यूनिकास्ट. तो फर्स्ट बाइट ये रहेगी ना, और इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 0 अगर है तो वो क्या रहेगा? यूनिकास्ट टाइप का. तो मान लीजिए यहाँ पे ये फर्स्ट बाइट है और ये फर्स्ट बाइट 2A ऐसे दे रखा है. 2A, 2A का मतलब क्या हो गया? A का मतलब होता है 10, 10 का मतलब 1010, और 2 का मतलब क्या होता है? 0100, राइट. तो इसमें अब क्या बताया? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ फर्स्ट बाइट, ये फर्स्ट बाइट है, इसकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 0 है, राइट. ये 0 था ना, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है कि यूनिकास्ट टाइप का एड्रेस रहेगा. व्हाट अबाउट ओके, समझ आ गया यूनिकास्ट एड्रेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैक एड्रेस की फर्स्ट बाइट को देखेंगे. फर्स्ट बाइट में अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, इसका मतलब क्या होगा? वो एड्रेस आपका यूनिकास्ट टाइप का होगा. ओके, नेक्स्ट मल्टीकास्ट टाइप एड्रेस. मल्टीकास्ट का मतलब क्या हुआ? इफ लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ फर्स्ट बाइट दैट इज 1, राइट. अगर वो 1 है तो क्या होगा? मल्टीकास्ट टाइप होगा. मान लीजिए कि फर्स्ट बाइट में क्या दे रखा है? A3 दे रखा है. A3, तो 3 का मतलब क्या होता है? 1100, और A का मतलब 1010, राइट. तो यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1. अब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 अगर है तो ये जो एड्रेस रहेगा, ये एड्रेस कैसा होगा? मल्टीकास्ट टाइप का एड्रेस रहेगा. And what about the broadcast address? If we talk about broadcast address, so in the all the octets there will be the value FF, 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 means all ones. 48 bits they all will be 1, right. So 48 bits सारे के सारे जब क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे. इसका मतलब क्या होगा? That will be the broadcast address. Okay, and this is what the relation between the broadcast and multicast. Okay, this is the relation between the broadcast and multicast. If it is a broadcast, it means it is multicast also, but if it is multicast, it need not be broadcast. इसका मतलब जब भी ब्रॉडकास्ट होगा तो वो मल्टीकास्ट भी है, बट मल्टीकास्ट का मतलब जरूरी नहीं है कि ब्रॉडकास्ट होगा, राइट. सो दीज पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? क्या? ओके, देखो, कोई पर्सन अगर यहाँ पे स्टैंड करेगा तो ये एरिया किसका है? ब्रॉडकास्ट का. एंड दिस इज ऑल्सो द एरिया फॉर द मल्टीकास्ट. इसका मतलब ब्रॉडकास्ट अगर होगा तो वो मल्टीकास्ट भी होता है ना. और कोई पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है तो ये एरिया किसका है? मल्टीकास्ट का, बट इट इज़ नॉट द ब्रॉडकास्ट. मीन्स इफ इट इज़ मल्टीकास्ट इट नीड नॉट बी ब्रॉडकास्ट. यस और नॉट? गॉट इट? यस. Okay, so you can take screenshot. Now let's proceed further.
So next thing, so here we were discussing about the frame format of the Ethernet IEEE 802.3. So Ethernet supports the variable length frame. Ethernet क्या सपोर्ट करता है? वेरिएबल लेंथ ऑफ द फ्रेम, फ्रेम की वेरिएबल लेंथ को ये सपोर्ट करता है. और मिनिमम लेंथ ऑफ द CSMACD दैट इज L शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ TP इंटू बैंडविड्थ. ये हमने निकाला था ऑलरेडी, ये इक्वेशन हम देख चुके हैं CSMACD में. So L should be greater than equal to 64 excluding the SFD and preamble. So minimum frame length जो रहेगी वो क्या रहेगी? 64. तो ये कुछ प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस किए गए हैं यहाँ पे और उसके बाद फाइंड आउट किया गया तो पता चला कि 64 क्या है? दैट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द फ्रेम. ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फ्रेम दैट इज not a maximum length of the frame, it is maximum length of a payload या डेटा कितना रहेगा? मैक्सिमम 1500 बाइट, राइट, टू अवॉइड द मोनोपोलाइजेशन. सो दिस पॉइंट्स आर क्लियर. Yes, these points are clear. अच्छा, बकरोली 5-7 मिनट रुक जाओ या तो मेरा हो जाएगा ये पूरा. Okay, so next thing is disadvantage of this Ethernet IEEE 802.3. It is not applicable for the real time applications. तो ये रियल टाइम एप्लीकेशन जो होती है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट. वहाँ पे टाइम बाउंडेशन होती है, दैट इज़ द स्ट्रिक्टली डेडली टाइम बाउंडेड, राइट. तो टाइम बाउंडेशंस वहाँ पे होती है. इट मीन्स रियल टाइम एप्लीकेशंस में ये यूजफुल नहीं होता है. नेक्स्ट, नो प्रायोरिटी. ओके, प्रायोरिटी वाले केसेस में भी ये सूटेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं होती है. क्लाइंट और सर्वर में क्या होती है? सर्वर को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है ना, तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट के लिए भी ये सूटेबल नहीं होता है. नेक्स्ट, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर द इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस. इंटरेक्टिव टाइप्स की जो एप्लीकेशंस होती है वहाँ पे भी ये यूज़फुल नहीं होता है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे मान लीजिए कि किसी ने लिख के भेजा है हाई, तो हाई का मतलब क्या हो गया? 8 + 8 16, 16 बिट, 16 मीन्स 2 बाइट. तो 2 बाइट डेटा रहेगा यहाँ पे और मिनिमम डेटा कितना हो सकता है? दैट इज़ 46 बाइट. मिनिमम डेटा का साइज कितना हो सकता है? 46 बाइट, राइट. तो मिनिमम डेटा का साइज अगर 46 बाइट है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 44 बाइट से अपने को एक्स्ट्रा डमी डेटा ऐड करना पड़ेगा, राइट. तो इसमें एक्स्ट्रा डमी डेटा ऐड करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हुआ? ये इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़फुल नहीं है. जैसे चैटिंग से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हो गई वहाँ पे भी ये यूज़फुल नहीं है. नेक्स्ट क्या रहेगा? दैट एडवांटेज ऑफ IEEE 802.3. तो क्या क्या एडवांटेज रहेगी? एडवांटेज वी कैन से इट इज़ ईजी एंड चीपर कॉस्ट. सो ईजी रहेगा और इम्प्लीमेंट करना, और दूसरा क्या रहेगा? कॉस्ट यहाँ पे चीपर रहेगी. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द डिसएडवांटेज ऑफ IEEE 802.3. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं IEEE 802.3 से रिलेटेड डिसएडवांटेज के. तो सबको क्लियर है?